दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं गांव गाथा। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं सिद्धार्था फार्मर प्रोड्यूसर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्री बृहस्पति पांडे जी। और आज हम लोग कृषि के ऊपर परिचर्चा करने वाले हैं। कृषि में जो किसान यंत्र अपने खेती में इस्तेमाल करते हैं, सरकार कुछ यंत्रों पे सब्सिडी प्रदान करती है। तो आज हम लोग पूरी तरीके से इस एपिसोड में इन्हीं यंत्रों के ऊपर मिलने वाली छूट के बारे में जानेंगे और कैसे ये छूट प्राप्त की जा सकती है और क्या उसका तरीका है। इन्हीं सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं अपने इस एपिसोड में बृहस्पति जी का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो जैसा कि हम देखते हैं कि सरकार किसानों को लेकर बहुत सजग है और इसी कड़ी में वो कुछ कृषि यंत्रों पे तमाम तरह की सब्सिडी प्रदान करती है। तो ये सब्सिडी प्राप्त करने का तरीका क्या है और क्या कुछ चीज़ें वो देती है और कैसे इसको प्राप्त किया जा सकता है, इसको हम थोड़ा सा विस्तार में अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि किस तरह के यंत्रों पे सरकार जो है सब्सिडी देती है। बहुत अच्छा सवाल किया और मुझे लगता है कि सभी किसानों को जो सरकार सब्सिडी दे रही है कृषि यंत्रों पर, उसका लाभ लेना चाहिए। और आपको बता दूं कि जो सब्सिडी किसानों को मिलता है कृषि यंत्रों पर, वो यंत्रों पर सब्सिडी देने का काम सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके करते हैं। इसमें दोनों की भागीदारी होती है। अगर हम कृषि यंत्रों के बारे में बात करें तो किन तरह के कृषि यंत्रों के बारे में आपने पूछा है सब्सिडी मिलती है, तो जैसे एक तो सबसे पहला है ट्रैक्टर, क्योंकि ज़्यादातर कृषि यंत्र जो है वो ट्रैक्टर से ही चलते हैं। तो सरकार जो है ट्रैक्टर पर भी सब्सिडी दे रही है और इसके लिए 40% से लेकर के 80% तक का अनुदान सरकार ट्रैक्टर पर देती है। और इसकी जो प्रक्रिया है 80% किसको मिलता है, 40% किसको मिलता है, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। दो स्कीमें हैं, एक है फार्म मशीनरी बैंक और एक है FMB कस्टम हायरिंग सेंटर। तो कस्टम हायरिंग सेंटर जो है उस पर 40% सब्सिडी जो है किसानों को ट्रैक्टर की खरीदारी पर मिलता है। और जो किसान FMB यानी फार्म मशीनरी बैंक खोलना चाहते हैं उनको 80% तक का अनुदान मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें तो किसानों को हैरो पर अनुदान मिलता है, कल्टीवेटर पर अनुदान मिलता है, मिनी राइस मिल पर अनुदान मिलता है, पावर टिलर पर अनुदान मिलता है, लेजर लैंड लेवलर जिससे ज़मीन हम लोग बराबर करते हैं, लेबल करते हैं, उस पर अनुदान मिलता है। तमाम तरह के फसलों के क्रॉप को लेकर के जो थ्रेसिंग होता है उसके लिए मल्टी क्रॉप थ्रेसर पर अनुदान मिलता है, पावर चैप कटर पर अनुदान मिलता है। ट्रैक्टर से चलने वाले जो स्प्रेयर है, ऊंचाई तक जो स्प्रे करता है, उस ट्रैक्टर माउंट स्प्रेयर पर मिलता है, डिस्क प्लाऊ पर मिलता है। ऑयल मिल विथ फिल्टर प्रेस एक मशीन आती है जो क्या करती है, एक तो सरसों की पेराई का भी काम करती है और उसको फिल्टर यानी साफ करने का काम भी करती है, इस पर भी मिलता है। रोटावेटर पर भी किसानों को मिलता है। एक्स्ट्रा रीपर है, पैकिंग मशीन है, यानी प्रोसेसिंग के बाद जो मार्केट में जब ले जाना होता है किसानों को, तो उसके लिए ब्रांडिंग होना जरूरी है, तो अच्छी पैकेजिंग मायने रखता है। उसके लिए पैकिंग मशीन पर भी अनुदान किसान ले सकते हैं। थ्रेसिंग फ्लोर, कई बार फसल काटने के बाद उसकी मड़ाई की बड़ी समस्या होती है, तो पक्का थ्रेसिंग फ्लोर बनाने के लिए 1,70,000 रुपये तक का सहायता अनुदान सरकार देती है। इसके अलावा स्मॉल गोडाउन बनाने के लिए हम जैसे मड़ाई कर लिए, थ्रेसिंग फ्लोर पर मड़ाई कर लिए, मल्टी क्रॉप थ्रेसर से मड़ाई कर लिए, लेकिन उसको रखने की और जब बाजार में रेट बढ़े तो तब हम बेचें, उसके लिए हाँ जी, तो उसके लिए हमें गोडाउन की ज़रूरत पड़ती है, तभी हम उसको अनाज को सुरक्षित रख सकते हैं। तो स्मॉल गोडाउन बनाने के लिए भी सरकार अनुदान देती है। इसके अलावा आलू खुदाई मशीन पर देती है, डीजल पंप सेट पर देती है, कस्टम हायरिंग सेंटर पर देती है। इस तरह से तमाम तरह के अनुदान हैं। हाँ, तालाब बनाने के लिए भी अनुदान देती है सरकार। तो इन सारे अनुदानों का फायदा जो छोटे और मझोले किसान हैं इनको भी मिलना चाहिए। जानकारी के अभाव में इन लोगों को जो है वो लाभ नहीं मिल पाता है और बड़े किसान जो है लाभ मार ले जाते हैं। तो इस कड़ी में जैसा कि आपने बताया कि तमाम मशीनरी पे भी मिल रहा है और कुछ गोडाउन्स वगैरह पे आपने बताया, तालाब पे बताया, तो एक बात उभर के आती है, एक जहन में बात उभरती है कि कौन वे लोग हैं जिनको ये सब्सिडी मिलती है, यानी कि इसको पाने के लिए उनकी अर्हता या पात्रता क्या होगी। बहुत अच्छा सवाल किया। कई बार लोगों के मन में आता है कि मेरे पास बहुत सारा ढेर सारा खेत, कई एकड़ खेत हो तभी हम इसके लिए अर्ह या पात्र होंगे। कोई भी छोटे से छोटा किसान और कोई भी बड़े से बड़ा किसान और मझोला किसान, यानी सभी तरह के किसान इसमें जो है पात्र होते हैं। अगर हम बात करें कि उनको पात्रता के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार क्या होता है उनको जानकारी, सही जानकारी ना होने की वजह से वो उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो
सबसे पहला सरकारी विभाग, कृषि विभाग से कोई भी अनुदान लेने के लिए, चाहे वो हार्टिकल्चर हो या कृषि विभाग हो, उस पर अनुदान लेने के लिए ज़रूरत होती है कि उनकी वेबसाइट पर पंजीकृत हों और उनको एक यूनिक आईडी, जो किसान आईडी होती है, वो जारी हुई हो। जैसा कि अभी हाल में पिछले वर्षों से एक प्रधानमंत्री महोदय पीएम किसान निधि देते हैं 2000 रुपये 4 महीने पर, तो उसका भी लाभ तभी किसानों को मिलेगा जब वो कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत होंगे। तो उसके लिए जो कागज़ की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसमें सबसे पहला है कि उसके पास खतौनी हो, वो 1 एकड़, आधा एकड़ हो, पौना एकड़ हो, उससे ज़रूरत नहीं है, उसके पास खेती वाली ज़मीन हो और उसकी खतौनी हो। दूसरा, उसके पास आधार नंबर होना चाहिए, बिना आधार के सब्सिडी से वंचित रह जाएंगे। तीसरा जो है, सब्सिडी का जो हस्तांतरण होता है, मतलब उनकी जो सब्सिडी की राशि खाते में भेजी जाती है, उसके लिए बैंक पासबुक का पहला पन्ना, जिसमें अकाउंट का पूरा डिटेल लिखा रहता है, एफएससी कोड लिखा रहता है, और उसमें अकाउंट नंबर लिखा रहता है, ब्रांच नेम लिखा रहता है। और चूंकि अब जो है, जो लाभ का हस्तांतरण हो रहा है, डायरेक्ट हस्तांतरण, डीबीटी जिसको हम कहें, बेनिफिट ट्रांसफ़र, और ये पीएफएमएस के मतलब माध्यम से हो रहा है। पीएफएमएस में क्या होता है कि पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम एक सरकार ने लगा रखा है, जो कैग की निगरानी में चलता है। वहाँ पर उसकी डिटेल फीड की जाती है और वहाँ से जो है किसान आसानी से उनको लाभ का हस्तांतरण कर दिया जाता है। इसके अलावा एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए। इतने डॉक्यूमेंट ले करके हम अपने नज़दीकी जो ब्लॉक मुख्यालय है, वहाँ पर कृषि विभाग की ऑफिसें होती हैं, वहाँ पर जा सकते हैं, या हम जनपद स्तर पर जिला कृषि अधिकारी और उप निर्देशक कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट देंगे और वहाँ का जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो नोडल बनाया गया है, जिसके पास यूजर आईडी और पासवर्ड है, वो उसको ऑनलाइन करता है और ऑनलाइन करने के बाद एक किसान आईडी जारी हो जाती है। जैसे ही किसान आईडी जारी होती है, वैसे ही किसान जो है सरकार की सभी स्कीमों का लाभ लेने के लिए पात्र हो जाता है। अच्छा, तो इस कड़ी में मान लीजिए डॉक्यूमेंटेशन कर दिया उसने, आपने जो ऑफिस का एड्रेस दिया वहाँ पे उसने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया। दूसरी बात जो यहाँ पे निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि वो एलिजिबल है, डॉक्यूमेंट उसने सबमिट कर दिया, अब इसकी पात्रता जो है वो प्रूफ हो गई। अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा? क्या वो ऑफलाइन ही उसको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी या फिर किसी पोर्टल पे उसको अपने आप को एनरोल कराना पड़ेगा? देखिए, पहले भी मैंने बताया कि सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी गई हैं और लाभ का हस्तांतरण भी ऑनलाइन हो रहा है। अच्छा। सरकार निगरानी रखती है कि किसको लाभ मिला, किसको नहीं मिला, और उसकी डेटा, उसका जो सूचनाएं हैं वो समय समय पर अपडेट की जाती हैं। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक वेबसाइट बना रखी है। अच्छा। और उस वेबसाइट पर सभी तरह की योजनाओं का लाभ लेने के लिए उस पर ऑनलाइन लिंक दिया गया है। अच्छा। जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम है www.upagriculture.com। जैसे ही ये वेबसाइट हम खोलते हैं, किसी भी हम मोबाइल में या लैपटॉप में उसको खोल सकते हैं। यहाँ पर हम खोलेंगे तो तमाम तरह की चीज़ें उसमें पेज निकल कर आएंगे, जैसे पंजीकरण करें, किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन की जानकारी भी उस पर है, एफपीओ शक्ति का पोर्टल का लिंक दिया हुआ है। पंजीकरण अगर नंबर नहीं पता है तो अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर में से कुछ डाल करके हम दोनों में से अपना पंजीकरण नंबर भी पता कर सकते हैं। जी। और सुझाव शिकायत भी दे सकते हैं। लाभ वितरण के लिए अगर आपका चयन हुआ है तो उसकी जानकारी भी ले सकते हैं कि कौन सा लाभ आपने भविष्य में लेने वाले हैं या लिया। इसके अलावा अनुदान अगर आपने कोई आवेदन किया है, उसका आपने किया, तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, हस्तांतरण की जानकारी ले सकते हैं कि कब तक आपके खाते में भेजी जाएगी। अच्छा। लाभार्थियों की सूची दी जाती है। सबसे नीचे एक लिंक दिया होता है, एक पेज दिया होता है, जहां पर लिखा होता है यंत्र आवलिक तालाब पर अनुदान हेतु टोकन निकालें। अच्छा। जब किसी किसान को अनुदान के लिए आवेदन करना होता है तो इसी पेज पर जाकर के उसे क्लिक करना होता है। जैसे ही वह क्लिक करता है, एक अलग पेज खुल जाता है, पारदर्शी किसान सेवा नाम से एक अलग पेज खुल जाता है, और उसके नीचे लिखा रहता है किसान का अधिकार, किसान के द्वार। अब यहाँ पर जैसे ही पेज खुलेगा, वहाँ पर आपको एक फिर पेज मिलेगा, यंत्र टोकन की व्यवस्था, यंत्रों पर टोकन जनरेट करें। अब जैसा मैंने तमाम तरह के यंत्रों की बात की, ट्रैक्टर पर यंत्र कर सकते हैं, थ्रेसिंग फ्लोर पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो जब आप आवेदन करने बैठेंगे तो आपके पास किसान आईडी होना जरूरी है, बैंक का खाता नंबर होना जरूरी है, और सक्रिय मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन के जिस पर आपने रजिस्ट्रेशन किया था। अच्छा। अगर वह आपका चालू है तो वह नंबर, या अगर नहीं है तो परिवार के किसी सदस्य का नंबर आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन परिवार के बाहरी लोगों का मोबाइल नंबर उसमें यूज नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई भी की जा सकती है, क्योंकि कई बार गलत लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो इतनी चीज़ें जब आप करेंगे तो आपको जनपद चयन करने का ऑप्शन आएगा,
उसके बाद फिर आपको चयन करने का आएगा खाता नंबर या पंजीकरण संख्या से किससे आप आवेदन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ने का ऑप्शन आता है। इतना करते हैं, जैसे ही आप इतना करते हैं, चाहे आपने किसान आईडी डाला या खाता नंबर आप डालते हैं, तो फिर एक नया कॉलम खुल जाता है कि आधार नंबर डालें। आधार जैसे डालते हैं आपका वेरीफाई हो जाता है और फिर कृषि यंत्रों की सूची खुल जाती है कि कौन कौन से कृषि यंत्र जिस पर अनुदान मिलते हैं उसमें सूची आ जाती है। अब क्या करना होता है, उसमें आपको चयन करना होता है जिस यंत्र पर को आप अप्लाई करना चाहते हैं, खरीदारी करना चाहते हैं, या सरकार से जिस पर अनुदान लेना चाहते हैं, या मान लीजिए आप तालाब पर करना चाहते हैं, मिनी वेयर हाउस पर जिसमें हमने बात के भंडारण गृह पर आवेदन करना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों पर अगर जो भी आप करना चाहते हैं क्लिक करिए, उसका चयन करिए। आगे बढ़ेंगे तो आपको OTP भेजे जाने के लिए मोबाइल नंबर मांगेगा। तो मोबाइल नंबर आपका जो पंजीकरण के समय डाला गया है, अगर वही नंबर आपका चालू है तो उसको आप आगे बढ़ सकते हैं और एक OTP आएगा। अगर वो नंबर किसी कारण से बंद हो गया है तो आप परिवार के किसी फैमिली मेंबर का मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं। उसको डालने के बाद आप आगे बढ़ते हैं तो एक OTP आती है। OTP जैसे ही आएगी और उसको आप फिल करेंगे, वैसे ही आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और आपका टोकन बुकिंग हो जाएगा। कभी कभी बुकिंग के तुरंत बाद जो है वो टोकन जनरेट हो जाता है, लेकिन जब लक्ष्य कम होता है और आवेदक ज़्यादा होते हैं तो ऐसी दशा में बाद में टोकन जनरेट होता है। टोकन जनरेट होने के बाद हमारी जो सबसे बड़ी प्रक्रिया है कि हमको कुछ शुल्क निर्धारित किए गए हैं। जैसे अगर हम छिड़काव मशीन ले रहे हैं, पंपिंग सेट ले रहे हैं, तो इस पर अधिकतम 10,000 रुपये तक का अनुदान मिलता है। तो अगर हम 10,000 तक के अनुदान वाले कृषि यंत्र क्रय कर रहे हैं तो उस पर किसी तरह की कोई जमानत धनराशि जमा नहीं करनी होती है। लेकिन अगर हम 10,000 रुपये से अधिक और 1,00,000 रुपये से कम वाले कृषि यंत्र खरीदते हैं तो उस पर हमको 2,500 यानी 2,500 रुपये तक का एक अमाउंट जमा करना होता है, जमानत धनराशि जमा करनी होती है जी। और इसके लिए एक चालान जनरेट होता है। टोकन कटने के बाद जब टोकन नंबर आपका हो जाता है तो एक प्रिंट निकालते हैं चालान, और यूनियन बैंक की शाखा में जा करके, आपके जो नज़दीकी बैंक यूनियन बैंक की शाखा है, क्योंकि यूनियन बैंक की शाखा में एक चालान जमा होता है, वहाँ पर जा करके आप वो चालान जमा कर सकते हैं। और चालान जमा करने के बाद आपने जिस यंत्र के लिए आवेदन किया है उस यंत्र की खरीदारी करते हैं। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, अगर आप 1,00,000 रुपये से अधिक वाले कृषि यंत्र या कस्टम हायरिंग या ट्रैक्टर उस तरह की चीज़ों की खरीदारी करने जा रहे हैं तो उस पर जो जमानत धनराशि है वो बढ़ जाती है, वो 5,000 रुपये तक है। तो 5,000 रुपये जैसे ही जमानत धनराशि जमा करेंगे उसके बाद आपको चालान वहाँ से वेरीफाई होता है और उसके बाद आप तुरंत कृषि के लिए यंत्र खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। इन कृषि यंत्रों की खरीदारी के बाद जो है सबसे अहम जो बात है, उसका बिल जो होता है, उसका बिल आपको और जो जरूरी डॉक्यूमेंट कृषि विभाग मांगता है वो विभाग में जमा करना होता है। और विभाग फिर अपने जिम्मेदार अधिकारियों, नोडल अधिकारियों को आपके घर पर भेजता है। वहाँ पर वो कृषि यंत्रों के जो सीरियल नंबर होते हैं उनकी जांच होती है, उसके साथ आपका फोटोग्राफ किया जाता है। उसके बाद वेरीफाई करने के बाद आपके अनुदान की प्रक्रिया जो है वो अनुदान की राशि खाते में भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। इस कड़ी में एक जो फॉर्म सबमिट आपने कहा कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिट हमें करना होता है सारी कुछ चीज़ें, तो इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि कभी कभार जब जानकारी के अभाव में कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, तो उस फॉर्म को फिल करते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, सही आपने सवाल पूछा है। और हम बता दें कि ऑनलाइन करते समय जब आपका किसान आईडी जनरेट होता है उसी दौरान आपकी ज़्यादातर जानकारी फीड कर दी जाती है, और जैसे ही आवेदन करने जाते हैं वो जानकारियाँ प्रदर्शित होने लगती हैं आवेदन पत्र पर। लेकिन कुछ क्या होता है कि कई बार हम जब आवेदन करने जाते हैं तो नेट कनेक्टिविटी स्लो होता है, और चूँकि टोकन जनरेट बड़ी तेज़ी से लोग करते हैं, जैसे ही लक्ष्य पूरा होता है बुकिंग बंद हो जाती है। तो हम क्या करें, अपने आधार नंबर को, अपने मोबाइल नंबर को, अपने जो किसान आईडी है उसको पहले से टाइप करके रखे रहें। और पहले तो पेस्ट हो जाता था, अब चूँकि टाइप करना पड़ता है। लेकिन कनेक्टिविटी पर हम ध्यान दें कि नेट कनेक्टिविटी अच्छी हो। अगर हमारा मोबाइल स्लो चल रहा है तो दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करें, जिस कंपनी का स्पीड तेज़ चल रहा है उससे कनेक्ट करें। सही जानकारी, सही मोबाइल नंबर भरें। और अनुदान लेने के बाद यंत्रों की खरीदारी ज़रूर करें, क्योंकि अगर हम किसी तरह
क्या गोलमाल करने की कोशिश करते हैं, तो जब जांच होती है तो उस दौरान वो पकड़ में आ जाता है, तो आपके ऊपर एफआईआर भी हो सकता है। और जो धनराशि आप अनुदान की ले चुके हैं, मान लीजिए उसके बाद अगर पकड़ में आती है तब भी वो आपको अनुदान राशि वापस करनी पड़ सकती है। तो ये सावधानियों को बरतना पड़ता है। हम अगर कृषि विभाग से लाभ ले रहे हैं तो पूरी तरीके से ईमानदारी से लाभ लें और उसमें जो भी सूचनाएं मांगी गई हैं सही सही उसमें भरें। जी। इसके अलावा उद्यान विभाग से भी कुछ सब्सिडी मिलती है, तो उद्यान विभाग से कौन कौन सी चीज़ों पे सब्सिडी प्राप्त होती है, ये भी हमारे किसान भाइयों को आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, उद्यान विभाग से किसान सब्सिडी उसी तरीके से ले सकते हैं जैसे कि कृषि विभाग से लेते हैं। और उसमें पूरे साल टारगेट चलता रहता है। सिंचाई के लिए पाइप मिलती है, सब्जियों की खेती के लिए बीज मिलते हैं, आपको पॉली हाउस बनाने के लिए अनुदान मिलता है, केले का बाग लगाने के लिए आपको अनुदान मिलता है, केले के पौधे खरीदने के लिए, बाग सब्जियों जैसे मसालों की बात करें, मसालों की खेती के लिए अनुदान मिलता है, औषधीय खेती के लिए अनुदान मिलता है, स्प्रिंकलर पर अनुदान मिलता है। यानी ढेर सारे अनुदान की योजनाएं सरकार जो है हार्टिकल्चर के जरिए चला रही है। तो जो किसान आईडी आपने कृषि विभाग से अनुदान लेने के अप्लाई किया, वही किसान आईडी इसमें भी यूज की जाती है। यानी एक बार आप पंजीकृत हो जाते हैं, वही किसान आईडी आपके जीवन भर चलती रहती है। उसी किसान आईडी का उपयोग करके, उसी आधार आप अपने आधार नंबर का उपयोग करके, मोबाइल नंबर का उपयोग करके अनुदान ले सकते हैं। और इसकी प्रक्रिया बड़ी आसान है, कोई भी किसान उसमें ऐड कर सकता है कि कौन से अनुदान लेना चाहता है। उसके बाद उद्यान विभाग के लोग जो है वो स्वयं संपर्क करते हैं और संपर्क करने के बाद आपकी जरूरी जो प्रक्रियाएं हैं उसको पूरी करते हैं। और पूरी करने के बाद आप जब उसको क्रय करते हैं या जो भी उनके दिशा निर्देश उसको पूरा करते हैं तो अनुदान की राशि भेज दी जाती है। एक चीज़ और आपको जोड़ना चाहूँगा, चूँकि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, तो आने वाले 16 अगस्त को, जो अभी आ रहा है 2021 का 16 अगस्त को शाम को 3 बजे से अनुदान के लिए पोर्टल खोला जा रहा है। जो upagriculture.com है वो पोर्टल खोला जा रहा है। किसान भाई अपना टोकन हाँ, तो उस पर मैं पहले एक बार और रिपीट करना चाहूँगा कि जो भी किसान भाई उस पर अपना टोकन जनरेट करना चाहते हैं, अनुदान पर कृषि यंत्र लेना चाहते हैं, तालाब या स्मॉल गोडाउन बनाना चाहते हैं, थ्रेशर फ्लोर बनाना चाहते हैं, वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूँ क्या प्रक्रिया होगी। upagriculture.com खोलना होगा, वहाँ पर यंत्र और खेत तालाब पर टोकन जनरेट करें उस पर जाना होगा और उस पर क्लिक करना होगा। एक नया पेज खुलेगा, उस पर जा कर के यंत्र पर टोकन काटें, वहाँ क्लिक करना होगा। उसके बाद जो वहाँ जब क्लिक करते हैं तो वहाँ पर कुछ सूचनाएं मांगी जाती हैं। उन सूचनाओं को भरने के बाद यंत्रों की लिस्ट आती है और उन यंत्रों की लिस्ट में हैरो, कल्टीवेटर, मिनी राइस मिल, पावर टिलर, लेजर लैंड लेवलर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, पावर चैफ कटर, ट्रैक्टर माउंट स्प्रेयर, डिस्क प्लाऊ, ऑयल मिल फिल्टर प्रेस, रोटावेटर, स्टार रिपर, पैकिंग मशीन, थ्रेसिंग फ्लोर, स्मॉल गोडाउन, खुदाई मशीन, डीजल पंप कस्टम हायरिंग सेंटर जैसे तमाम यंत्रों की लिस्ट होती है। उसमें से हम अपने काम की चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं। एक बार में एक ही यंत्र बुक होता है। सिलेक्ट करने के बाद जो है आगे बढ़ते हैं, मोबाइल नंबर पूछा जाता है, मोबाइल नंबर भरते हैं। फिर क्या करना होता है कि हम उसमें एक OTP आती है, OTP आने के बाद जो है उसको OTP भरते हैं और उसके बाद फिर जो टोकन होता है उसका बुकिंग हो जाता है, बुकिंग कन्फर्मेशन मिल जाता है। उसके बाद जब टोकन जनरेट होता है तो हमको 10,000 तक के कृषि यंत्रों पर कोई मूल्य जमानत राशि नहीं जमा करना होता है। 1 लाख रुपए तक के 10,000 से ऊपर और 1 लाख तक के कृषि यंत्रों पर हमको 2,500 रुपये यानी 2,500 रुपये तक की जमानत धनराशि जमा करनी होती है। उसके ऊपर के 5,000 इतना हम करते हैं तो कृषि यंत्रों का लाभ ले सकते हैं। और कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम टोकन जनरेट करें, क्योंकि जैसे ही वेबसाइट पर ओपन किया जाता है, चूँकि बुकिंग भारी संख्या में लोग करते हैं, तो ऐसे में अगर हम पीछे हो जाते हैं तो अनुदान का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो हम पहले से ही अपना लैपटॉप मोबाइल ऑन करके रखे रहें, लिंक खोल के रखे रहें और जैसे बुकिंग कन्फर्मेशन आती है तुरंत अपने डिटेल्स भर के बुकिंग करें। जी। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे सिद्धार्था फार्मर प्रोड्यूसर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्री बृहस्पति जी, और किसान भाइयों के लिए इन्होंने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी है और हमें आशा है कि आप लोग इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए बने रहिए गाँव गाथा के साथ। मैं हूँ धर्मेंद्र पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद।